हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गदर्शक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें हमने सबसे पहले क्लास 6 के हिस्ट्री को देखा है और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से हमने समझा है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 6 के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है आरंभिक नगर, जो हमारा 6 का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। चलिए अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली और कैसे मिली। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो वर्तमान समय में आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ मिला? हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में मिला और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस शहर के सभी पुरास्थल जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और चीज़ें कहा गया। यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। किन शहरों में से एक था? तो यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 4700 साल पहले हुआ था और इन नगरों को प्राय 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में बना हुआ था। इसी के वजह से ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का नाम दिया। पुरातत्वविदों ने किसका नाम दिया? तो नगर दुर्ग का नाम दिया और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत दिखे और इतने सुंदर लगे कि देखने वाले भी ये बोले कि चिनाई कितनी अच्छी तरीके से की गई है। और यह आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिला है। इन सभी पुरास्थलों में एक अनोखी वस्तुएं देखने को मिलती है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने थे और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि इन पुरास्थलों से मिले थे। अब हम देखेंगे नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतों के बारे में। तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया और इस तालाब के निर्माण में ईंटें और प्लास्टर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया? तो ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किस चीज़ की परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। और वहीं मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह के साक्ष्य मिले। आइए अब हम देखते हैं कि कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो हम देखेंगे कि ये जो मैं जहाँ सर्कल लगा रही हूँ, ये वाला भाग लोथल है और ये वाला क्षेत्र मोहनजोदड़ो है और ये वाला क्षेत्र कालीबंगा है। इन्हीं क्षेत्रों में अग्निकुंड के और बड़े बड़े भंडार के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में। तो नगर के कुछ घरों में 1 या 2 मंजिल होते थे। नगर के कुछ घरों में क्या होते थे? 1 या 2 मंजिल के इमारतें होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अधिकांश घरों में
एक अलग घर भी होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घर की नालियों को सड़कों के नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में नालों में मिल जाती थी। तो आपने जाना कि हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो के जो घर थे वहाँ स्नानागार भी मिला है और घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से भी जोड़ दिया जाता था। नालों में होने के कारण इनमें कई जगह मेनहोल बनाए गए थे। नालों होने के कारण कई जगहों पे मेनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जाती थी। इसके जरिए क्या की जाती थी? तो देखभाल और सफाई की जाती थी। हड़प्पा नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही नहीं थे बल्कि अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। अब हम देखेंगे नगर के नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ पे मिली उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीज़ थी। इनमें क्या थी? तो इसमें अधिकतर पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीज़ थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे से क्या बनाए जाते थे? तो तांबे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पिक है ये वाली पिक बाट की पिक है और ये मनके की पिक है और यह फलक की पिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक लगी हुई है ये वाली पिक, ये वही महत्वपूर्ण व्यक्ति की पिक है जो मोहनजोदड़ो से मिली है और इसे ही कढ़ाईदार पिक में दिखाया गया है, यानी कढ़ाईदार वस्त्र में दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी मोहरें बनाते थे? तो पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? तो जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यह खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन बर्तनों के बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से ही जानकारी प्राप्त होती है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई? तो मेहरगढ़ में हुई। बाद में यह अन्य जगहों में होने लगी, जो धीरे धीरे प्रचलित होने लगी। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए पक्की मिट्टी या फेयन से बने तकलिया सूत कताई का प्रमाण मिलती है। क्या मिलती है? तो यहाँ से इन चीज़ों की प्रमाण मिलती है। अब हम जानेंगे कि यह फेयंस क्या होता है। तो हम देखेंगे कि पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये जो पत्थर और शंख होते हैं यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जो एक ऐसा चीज़ है जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब हम जानेंगे कि फेयंस को कैसे तैयार किया जाता है। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद कर मिलाकर उसमें बनाई गई वस्तु है। यह क्या है? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है, जो उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री हरे रंग के होते हैं। किन रंगों के होते हैं? तो चिकनी परत के रंग नीले और हल्के समुद्री हरे रंग के
होते हैं। फेवन से बने मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। फेवन से किन किन चीज़ों को बनाया जाता है? तो इनसे मनके, चूड़ियाँ और बाले जैसे और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कच्चे माल की खोज की ओर बढ़ेंगे। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इन्हीं कच्चे मालों के वजह से इन चीज़ों का निर्माण होता है। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को भी कच्चा माल कहते हैं। ये जो किसानों द्वारा पैदा किए गए कच्चा माल है, इन्हें भी प्राथमिक स्रोत का ही एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं और कच्चे माल को ही इन्हें कहते हैं। हड़प्पा में लोगों में तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। वे अपने देश से ही हर चीज़ों को नहीं लाते थे, कुछ चीज़ों को वो बाहरी देशों से भी मंगाते थे और कुछ चीज़ों को अपने देशों के राज्यों से भी लाते थे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। कहाँ से करते होंगे? तो आज के राजस्थान से करते होंगे। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सारे चीज़ अपने देश से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी मंगाते थे। तो ये जो पश्चिमी एशियाई देश ओमान है, यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था और यह यातायात के साधनों का साक्ष्य हमें एक खिलौने से प्राप्त होता है और वो खिलौना यह है। ये जो पिक लगी हुई है, ये वही खिलौने की चित्र है जो हड़प्पा सभ्यता में हमें पाई गई है और इसी से हमें यह पता चलता है कि उस सभ्यता में यातायात के भी साधन उपलब्ध थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे? तो हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, क्योंकि हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए थे क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीज़ें मिली होंगी वो प्राय लकड़ी के बने होंगे, इसी के वजह से उनका साक्ष्य नहीं मिल पाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक हल का पिक है जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया। अब हम देखेंगे गुजरात के बारे में कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ मिला और यह हड़प्पा काल के हर नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन इस नगर को यानी जो धोलावीरा है, इस नगर को 3 भागों में बांटा गया। प्राय जितने भी नगर थे उन्हें 2 भागों में ही विभक्त किया गया था और एक लौता एक ऐसा नगर यह है जिसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर इलाके में चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी, यानी इसके हर हिस्से के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर आने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार भी था।
अब हम देखेंगे वहाँ के कुछ अवशेषों के बारे में। तो कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों में खुदा गया पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक ऐसा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं में पाई जाती थी, इसी के वजह से एक अनोखा अवशेष भी कहा गया है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और आसानी के मिलने की वजह से ही इनसे बहुत सारे उपकरण, धातु, अनेक चीज बनाई गई। यह पत्थर शंखों धातुओं में बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? लोथल। लोथल एक ऐसा केंद्र था जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी शंख पत्थर धातु से बनाई गई चीज़ों के लिए, इसीलिए इन चीज़ों का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिली है। यहाँ से क्या क्या मिली है? तो यहाँ से भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं और भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन, मुहरबंदी और गिल्ली मिट्टी से दबाने वाले जैसी उनकी छाप की कुछ वस्तुएं मिली है। लोथल में बंदरगाह होता था जहां नाव रुकती थी। ये जो पिक आप देख रहे हैं यह उस जमाने की एक बंदरगाह की पिक है। यह एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था जो नदी के किनारे में होगा और यहाँ बंदरगाह होगी जहां नाव रुकते होंगे और यहीं से सामान का आयात निर्यात किया जाता होगा। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, अब हम जो देखने वाले हैं वो इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं कि क्या है और किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता था। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बे, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसान से भेजा जाता था और थैले में बंद करने के बाद उनके मुहाना पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब आप जान गए कि मुहरबंदी किसे कहते हैं, तो मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता के अंत के रहस्य के बारे में। किसके बारे में? तो सभ्यता के अंत के रहस्य के बारे में। तो सभ्यता का अंत यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत 3900 साल पहले धीरे धीरे होने लगा था। शायद लोगों में इन नगरों को छोड़ दिया था, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था, दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफ़ी कम हो गया था, या फिर मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगी थी। ये सब भी कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। मिस्र का अधिकांश भाग कहाँ है? तो रेगिस्तान में। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी होंगी। ये जो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग कहाँ है? तो रेगिस्तान में है और यह 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा गया। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? तो इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मेहरगढ़ में मनुष्य के साथ बकरी के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी शवों के साथ
सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। सबसे ज़्यादा धन दौलत कहाँ खर्च किया जाता है? तो मिस्र में किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो पिरामिड है यह मिस्र की पिरामिड है। ये जो पिरामिड है यह मिस्र की पिरामिड है। अब हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए और सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काल में गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक, कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ऑप्शन 3, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। ऑप्शन 4, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाते थे। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पिछले चैप्टर में हमने ये किया कि कहाँ से यह व्यक्ति प्राप्त हुआ है। तो आप लोग बता सकते हैं, यह बहुत आसान है। 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 कालीबंगा और चौथा धोलावीरा। अब बढ़ते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इसमें से एक भाग ऐसा था जो 3 भागों में बांटा गया था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। अब हम अपने 5वें और अंतिम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। 2, यहाँ एक बंदरगाह भी था। तीसरा, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। चौथा, यहाँ की एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। अब आप लोगों को इन 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर नए लर्नर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।